हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नित्या क्लासेस। काफ़ी समय के बाद में आज कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से ये टाइम ड्यूरेशन जो हमारा लैप्स हो गया था वो आज हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं। बिकॉज फ़ोन भी डैमेज हो चुका था और बहुत सारे वर्क भी थे, इसके वजह से आज हम फिर दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम क्लास 10th के जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड एक फर्स्ट चैप्टर है, उसे ही हम लोग लास्ट टॉपिक जो रह गए हैं दो उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो चैप्टर है हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, जो हमारा टॉपिक है सॉइल एज ए रिसोर्स, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें कि हम लोग पहले समझते हैं सॉइल क्या है, एज ए रिसोर्स क्यों माना जाता है। सॉइल एक्चुअली अ लिविंग सिस्टम है, जिसे हम लोग जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, वो सिर्फ सॉइल एक पार्ट माना जाता है। एंड इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, इसमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं। साथ में ये डिफरेंट टाइप की जो लाइफ्स होती है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको ये भी सपोर्ट करता है। जितने भी अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ये सपोर्ट करता है। एंड सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये एक ऐसा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमारा टाइम टू टाइम रिन्यू होता रहता है। तो हमारे जो एमसीक्यूज आ सकते हैं कि सॉइल क्या है, तो एक लिविंग सिस्टम है। नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ के लिए प्लस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर, उन सबको सपोर्ट करने के लिए ये बहुत रिक्वायर्ड होता है। और हम कह सकते हैं कि इसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स के फॉर्म में। अब हम समझते हैं कि आखिर सॉइल का फॉर्मेशन होता कैसे है। सॉइल के फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें समझना होगा कि आखिर किसी भी सॉइल को फॉर्म करने में कितना टाइम लग सकता है। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक बहुत छोटा सा अमाउंट सॉइल का, जो फ्यू सेंटीमीटर्स में काउंट कर सकते हैं, वो फॉर्म होता है। और लगभग इसे देखा जाए तो इसके बनने में जो मेन फैक्टर्स वर्क करते हैं, सबसे पहले रिलीफ, वहां पर रहने वाली या पर वहां पर एग्जिस्ट रिलीफ के तौर पर वेदर, एयर, इन सब को इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है फॉर्मेशन में। फिर पेरेंट पेरेंट रॉक, वो रॉक जिससे कि इसका फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि सॉइल का फॉर्मेशन किसी भी ऐसी चीज से नहीं हो सकता है जो कि हार्ड हो। हार्ड मीन्स मेटेलिक हो। उसका फॉर्मेशन होने के लिए जरूरी है कि रॉक्स हो। अब रॉक्स में ही बहुत सारे मेटल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं बहुत छोटी अमाउंट में, लेकिन ये 100% नहीं हो सकता है। तो पैरेट रॉक, जिससे कि बड़े बड़े माउंटेनियस प्लेस होते हैं, उन माउंटेनियस प्लेस में जब भी कोई भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि कभी भी विंड से, कभी आइस स्लाइड से, तो जो ब्रेक्स होता है छोटी छोटी रॉक्स का, वो जब नीचे आते हैं तो बड़े बड़े रॉक्स बनते हैं। और फिर पेबल्स, सैंड, और बाद में फिर जाकर के वे सॉइल बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बेड रॉक्स। बेड रॉक्स वो रॉक्स को मान सकते हैं जो कि नीचे आकर के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और फिर नीचे जाकर के रिवर्स के थ्रू, रिवर के वाटर के थ्रू नीचे बैठ जाते हैं, वो बेड रॉक्स कहे जाते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन अगर किसी भी प्लेस की चेंज होती जा रही है तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पर सॉइल का फॉर्मेशन ज्यादा स्पीड से होगा। एक सेम क्लाइमेटिक कंडीशन होने पर हम ऐसे कह सकते हैं कि वहां पर सॉइल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो पाना इम्पॉसिबल सा लगेगा। एंड नेक्स्ट इज वेजिटेशन। वेजिटेशन किसी भी प्लेस पर जितने भी टाइप की वेजिटेशन प्लांट्स होते हैं, और जब वो वेजिटेशन किसी भी तरीके से डिकम्पोज होते हैं तो वो उस सॉइल में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमारे उस प्लेस पर जिस टाइप की लाइफ है, बस जब वो एंड में आएगी तो वहां पर वो भी सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो डिफरेंट टाइप की लाइफ जो है वो भी सॉइल को एक फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। फिर है हमारा टाइम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। जितना टाइम लगेगा वो भी आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका
कि जो फैक्टर्स हैं सॉइल के फॉर्मेशन में, वो सबसे पहले आता है फोर्सेस ऑफ नेचर। जैसे कि डिफरेंट टाइप के फोर्स हो सकते हैं नेचर के, टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर या रनिंग विंड, ग्लेशियर, एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स। जो भी डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप की लाइफ को एक सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर डिकम्पोज कर देते हैं, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। हम कह सकते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा हम इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की सॉइल है। वो हमें सबसे पहले रॉक्स को देखना पड़ेगा कि ये किस टाइप की रॉक से बनी है, फिर वहां पर मिलने वाली रिलीफ जो एयर या विंड कह सकते हैं उनसे, फिर वहां पर जो बेड रॉक्स होती हैं, जो नीचे दबी हुई रॉक्स होती हैं, उनसे भी इम्पोर्टेंट फैक्टर काम करता है। नेक्स्ट होता है क्लाइमेटिक कंडीशन, वेजिटेशन और डिफरेंट टाइप की लाइफ जो वहां पर एग्जिस्ट कर रही होती है। और साथ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम, जितना ज्यादा टाइम एक्सपेंड होता चला जाएगा, जितना टाइम पास होता चला जाएगा, उतना ही सॉइल का फॉर्मेशन ज्यादा होना शुरू हो जाता है। हम कह सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि आप कह सकते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। जैसे फोर्सेस ऑफ नेचर का फोर्स किस तरीके का हो सकता है, जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर अप एंड डाउन होगा तो सॉइल का फॉर्मेशन भी आप उसी तरीके से देखेंगे। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर जितना स्पीड से जा रहा होगा उतना ही वो रॉक्स को ब्रेक करेगा और छोटे छोटे पहले पेबल्स में, फिर सैंड में, लास्ट में आकर के जो हमारे पास में सॉइल अवेलेबल होती है उसमें ये कन्वर्ट कर देता है। विंड भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि विंड से वन प्लेस का जो सॉइल है दूसरे प्लेस पर आसानी से पहुंच जाती है। या फिर होते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है, जब आइस बहुत ज्यादा जम जाती है माउंटेनियस एरिया में, तो हॉट रीजन की वजह से या हॉट जब भी हॉटनेस वहां पर आती है तो वो पिघलना शुरू होते हैं। जब वो पिघलना शुरू होते हैं तो बहुत बड़े बड़े आइस स्लाइड्स होते हैं जिससे कि बड़ी बड़ी रॉक्स भी ब्रेक हो जाती हैं और फिर वो रॉक्स जा करके रिवर्स में मिलती हैं और रिवर्स से आकर के हमारे पास तक चली आती हैं। एंड डिकम्पोजर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये वहां पर मिलने वाली लाइफ्स, मिलने वाले वेजिटेशंस को आसानी से सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे हमारे पास में सॉइल अवेलेबल हो जाती है। एंड तो हम लोगों ने सॉइल के बारे में समझा कि सॉइल एज ए रिसोर्स क्यों माना जाता है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द सॉइल इरोजन। आखिर सॉइल इरोजन किस कंडीशन को कहेंगे, सबसे पहले इसे समझते हैं। द इन्यूडेशन ऑफ सॉइल, इट मींस जब कभी भी सॉइल अपने प्लेस से हट जाती है तो दूसरा कि बाद में वो वॉशिंग डाउन हो जाती है, उसे बहा करके कोई मिट्टी को ले जा करके वाटर के थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है। जब वो वॉशिंग डाउन हो जाती है तो उसे ही हम लोग सॉइल इरोजन नाम जानते हैं। अब ये कंडीशन किसी भी प्लेस पर सॉइल का इरोजन और सॉइल का फॉर्मेशन एक साइमल्टेनियस एक्टिविटी है या इवेंट है। किसी भी एक प्लेस पर कहीं सॉइल इरोजन हो रहा होता है तो किसी दूसरे प्लेस पर जाकर के वही सॉइल स्टोर के तौर पर ऊपर फैल जाती है और फिर वहां पर होता है सॉइल का फॉर्मेशन। यह कह सकते हैं कि ये दोनों एक्टिविटी एक साथ होती है। अब हम कह सकते हैं कि ये जो बैलेंस है दोनों के बीच में इरोजन और फॉर्मेशन का एक साथ चलता रहता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो बैलेंस है इसी से आगे सॉइल एक जगह फॉर्म हो रही होती है, दूसरी जगह पर इरोड हो रही होती है। अब आते हैं कि क्या कॉजेस हो सकते हैं सॉइल इरोजन के। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि दो टाइप की एक्टिविटी होती है जिससे कि हम सॉइल इरोजन को समझ सकते हैं। पहला है ह्यूमन एक्टिविटी, जो कि वर्क ह्यूमन के वजह से या ह्यूमन कॉज से सॉइल का इरोजन हो रहा होता है, उसे हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी फॉर द सॉइल इरोजन मानते हैं। पहले नंबर पर आता है डिफॉरेस्टेशन, जिसमें कि फॉरेस्ट को कट करके वहां से जितने भी प्लांट या वेजिटेशन होती है हटा दी जाती है, इससे भी सॉइल
वहां के उखड़ करके या तो वाटर के थ्रू हो सकती है या फिर एयर के थ्रू वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती रहती है। ओवर ग्रेजिंग में भी होता क्या है, वहां की जो वेजिटेशन है वो हट जाती है, फिर सॉइल सामने नजर आने लगती है और फिर वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट जितने भी हमारे बिल्डिंग्स बन रही हैं, जितने भी रोड्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, या कह सकते हैं हम जो हाईवेज या कॉलोनीज बनती चली जा रही हैं, उनसे भी सॉइल एरोड हो रही है। इसका मीनिंग ये है कि उस प्लेस से सॉइल एक प्लेस पर जाती है, दूसरे प्लेस पर वो रुक नहीं पाती है और वो आगे बढ़ जाती है। या कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन में भी सॉइल जो अपर लेयर है वो हटा करके खराब कर दी जाती है। नेक्स्ट है माइनिंग। माइनिंग में जितने भी एक्सट्रैक्शन होते हैं, जितने भी मिनरल के एक्सट्रैक्शन होते हैं, उनसे भी सॉइल का इरोजन होता है। और कभी कभार ऐसा होता है जो कोल जैसी माइनिंग होती है वो में उसका जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं कोल के, वो सॉइल के ऊपर जम जाते हैं, जिससे कि सॉइल इरोड हो जाती है, कह सकते हैं फर्टिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है आपका आप नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस में हम काउंट कर सकते हैं पहले नंबर पर विंड। विंड एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिससे कि ऊपर की जो अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की वो इरोड होकर के किसी और प्लेस पर चली जाती है। ग्लेशियर भी एक मेन फैक्टर होते हैं। ग्लेशियर के पिघलने पर वहां बहुत ज्यादा वाटर आ जाता है, जिससे कि वाटर के थ्रू अपर मोस्ट लेयर जो होती है वो बह करके किसी और प्लेस पर चली जाती है। और नेक्स्ट आपका जो रनिंग वाटर है, जिसमें कि रिवर को कह सकते हैं, रिवर के थ्रू भी एक प्लेस से सॉइल दूसरे प्लेस पर चली जाती है। ये था हमारा सॉइल का इरोजन। अब हमें समझना होगा कि सॉइल इरोजन के डिफरेंट बेस क्या क्या हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरीके से सॉइल का इरोजन हो रहा होता है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट टर्म्स यूज्ड फॉर सॉइल इरोजन, या कह सकते हैं कि जो सॉइल इरोजन के डिफरेंट काइंड्स बताए गए हैं उसे समझना है। पहले नंबर पर आता है गलीज। गलीज क्या मीनिंग है, कोई भी एक रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर चलते ऐसे क्या करता है, ये भी हमारी सॉइल होती है, वो सॉइल को कट करता चला जाता है और इसी कट के थ्रू जो क्लेई सॉइल होती है वो हमारे डीप चैनल्स बन जाते हैं, उसके अंदर गहराई में चैनल्स जैसी कंडीशंस बन जाती है, जिससे कि वाटर फ्लो कर जाता है। और ऐसी कंडीशन में बनी हुई सॉइल को जो ऊपर की सॉइल होती है वो बह करके चली जाती है और इसे ही हम लोग गलीज के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है बैडलैंड। बैडलैंड बड़ा सिंपल है, सीधी बात ये है कि जो लैंड अनफिट हो जाए कल्टीवेशन के लिए, उसी लैंड को हम लोग बैडलैंड के नाम से जानते हैं। दूसरा तीसरे नंबर पर आता है सीट इरोजन। सीट इरोजन में करना क्या है, देखिए जो वाटर फ्लो कर रहा है एक सीट की तरह फ्लो कर रहा है। जैसे कोई भी एक लैंड है ना, उसमें जो वाटर फ्लो कर रहा है वो एक बड़ी सी शीट के फॉर्म में फ्लो कर रहा है और ये फ्लो करते करते एक साथ बहुत सारा लैंड का पार्ट ऐसा होता है जो ऊपर की लैंड को सॉइल है उसे इरोड करके किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाता है और ऐसी सीट के फॉर्म में ले जाता है। पूरा का पूरा जो बहुत सारे बड़ा एरिया का लैंड होती है एग्रीकल्चरल लैंड, उसकी ऊपर की लेयर को ले जा करके वो किसी और प्लेस पर डिपॉजिट कर देता है, जिससे कि उस जहां से वो सॉइल ली गई है वहां पर उसका सॉइल का इरोजन हो गया और फर्टिलिटी कम होने की वजह से वहां पर आसानी से कल्टीवेशन नहीं हो पाता है। और नेक्स्ट वन है विंड इरोजन। विंड इरोजन में क्या होता है, जो विंड होती है वो किसी भी प्लेस पर एक विंड की फॉर्म में चल रही होती है और ये विंड करती क्या है कि हमारे जो सॉइल होती है उसको ब्रेक कर देगी और ब्रेक करके फिर वो किसी और प्लेस पर ले जाकर के डिपॉजिट कर देगी। इससे क्या होगा कि जो एक तरीके से जो सॉइल है वो फ्लैट ऑफ करके, यानी कि वहां से उस सॉइल को हटा करके मिट किसी और प्लेस पर ले जा रही है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम वहां ऊपर होता है जहां पर स्लोपिंग डाउन में सॉइल है, यानी कि किसी ऊपरी प्लेस पर, ऊंचाई वाले प्लेस पर आपकी सॉइल है और जब विंड फ्लो कर रही है ऊपर से नीचे तो ऊपर वाली विंड को ले जाकर किसी नीचे वाले प्लेस पर ले जाते
डिपोजिट कर देती है। इससे ऊपर वाली जो सॉइल होती है वो इरोड हो जाती है और फिर वहां पर कल्टीवेशन का काम आसानी से नहीं हो पाता है। और अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है सॉइल कंजर्वेशन, या कह सकते हैं हाउ टू स्टॉप सॉइल फ्रॉम इरोजन। दैट इज, ये कुछ हमारे टाइप्स दिए गए होते हैं जिसके तरीके से, जिसका यूज करके हम लोग सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं। पहले नंबर पर लिखा है काउंटर प्लगिंग। काउंटर प्लगिंग में क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसे चारों तरफ से घेर देते हैं और जो एक लैंड होती है उस लैंड के थोड़ा सा ऊपर करके, थोड़ा सा ऊपर और मिट्टी लगा दी जाती है, जिससे कि जो हमारी इनर पार्ट की जो सॉइल है वो सेफ बनी रहती है। और जितना भी सॉइल के इधर से या एग्रीकल्चरल लैंड के आउटसाइड से वाटर या फिट आ रहे होते हैं वो इसी में टकरा करके रुक जाती है या फिर वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दूसरे नंबर पर आता है टेरेस फार्मिंग या टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन मोस्टली हिमालयन रीजन में यूज होता है, जो कि माउंटेनियस रीजन में कहा जा सकता है। इसमें करते क्या है कि टेरेस में एक तरीके से स्टेप्स बना लेते हैं, जिसमें जो माउंटेनियस रीजन होते हैं जिसमें जो लैंड है थोड़ा सा स्लोप की फॉर्म में होती हैं, वो स्टेप्स बना लेते हैं। वो इन स्टेप्स की वजह से जो सॉइल होती है वो सॉइल ऊपर से अगर किसी भी तरीके से ग्रो हो जाए, यानी कि किसी भी तरीके से आगे चली जाए, तो नेक्स्ट स्टेप पर जरूर रुक जाएगी। अदरवाइज क्या होता है कि वो पहले ही स्टेप पर बनी रहती है और दूसरी वाले की दूसरी स्टेप पर बनी रहेगी। इस तरीके से सॉइल की जो इरोजन है वो कम हो जाता है और उसकी फर्टिलिटी कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में करते क्या है, पूरी लैंड को, जितनी भी हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है उसको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। कुछ प्लेस ऐसे होते हैं उसमें छोड़ देते हैं जहां पर एग्रीकल्चरल लैंड करना होता है और बीच बीच में एक स्ट्रिप्स के एक पट्टी जैसी लगा दी जाती है जिसमें कि ग्रास होती है या कि बस वगैरह होती है जो कि झाड़ियां लगा दी जाती है। इससे होता क्या है, यहाँ से आने वाली विंड या आने वाले जो वाटर हैं वो वाटर फ्लो रुक जाते हैं। इन्हीं ग्रास की वजह से वाटर का फ्लो ज्यादा स्पीड से नहीं आ पाता है और सॉइल इरोड होने से बच जाती है। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि इसकी जो फर्टिलिटी है वो इसी के अंदर रहती है। सॉइल का अपर मोस्ट लेयर जो फर्टाइल होता है वो इसी के अंदर बना रहता है। इसके वजह से जिसकी इस टाइप के लैंड की जो फार्मिंग की जा रही है उसको वैसे इस लैंड की फर्टिलिटी कंटिन्यू रहती है। और लास्ट लास्ट में आपका सेंटर बेल्ट। सेंटर बेल्ट में करते क्या है, कोई भी एक एग्रीकल्चरल लैंड है, उस एग्रीकल्चरल लैंड के चारों तरफ जितने भी उसकी साइड्स हैं उसके चारों तरफ या उससे भी ज्यादा जितने भी साइड्स हैं उन पर ट्री या प्लांटेशन कर दिया जाता है, जिससे कि आने वाली जो ईयर है या आने वाला जो वाटर है इन्हीं से रुक जाता है और इसके अंदर जितनी भी सॉइल होती है वो वहां से इरोड नहीं हो पाती है। तो आज हमारा चैप्टर फिनिश होता है और आई होप इस चैप्टर के फिनिश के बाद में हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की है कि आखिर ज्योग्राफी को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। आगे ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसके जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो आपके ज्योग्राफी के हों, सिविक्स के हों जिसमें कि आप पॉलिटिकल कहते हैं, और आपके इकोनॉमिक्स के हों, हिस्ट्री के हों, सारे के सारे टॉपिक वाइज डिस्कस किए जाएंगे। और कोशिश ये रहेगी कि ये सारा का सारा हम लोग एक बोर्ड के एग्जाम की बेस पर समझने की कोशिश करें। वैसे तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता है जिसमें कि अगर सिलेबस में दिया हो तो उसे छोड़ दिया जाए। सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को डीपली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अब वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जिसमें कि आप डायरेक्ट आंसर दे सकें। अब आंसर देने के लिए आपको जरूरी है कि उन क्वेश्चंस को हम समझते भी चले जाएं, तो हमारे पास में जितना भी कंटेंट अच्छा होगा वो हमें बहुत सारे मार्क्स को आसानी से दिला सकता है। ये जो जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स को समझने के लिए हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी एमसीक्यूज आते हैं वो आसानी से इन्हीं टॉपिक से सॉल्व किए जा सकते हैं। सो आई होप you will do better and I will do better for you also. So thank you and have a nice day.